फिर ये कैसे संभव हुआ कि देवदत्त, जो कि उतना प्रतिभाशाली भी नहीं था, सीधे आश्रम का आंतरिक शिष्य बन गया? यह बात वहां उपस्थित सभी लोगों की समझ से परे थी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां मौजूद सभी शिष्य ईर्ष्या की आग में जल भुन रहे थे। नील भी यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त द्वारा ली गई स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली इतनी प्रभावी और शक्तिशाली थी कि उसकी मदद से देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवेश लेने में कामयाब हुआ है। चिंतित और व्याकुल नील ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चाचाओं ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा था? इसका कारण यह था कि उन्हें लगा कि नील सुंदरनगर के लिए खतरा नहीं है। हालांकि नीलिमा के अंदर असाधारण प्रतिभा थी, वो उनके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ था तब नीलिमा उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही सप्त सिंधु आश्रम में जा चुकी थी। लेकिन अब जब देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम में जाने वाला था तो वहां नीलिमा की उपस्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। अपनी बहन के लिए खतरे को महसूस करते हुए नील जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके सप्त सिंधु आश्रम में जाना ही होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नील अपने विचारों से बाहर आया। यजुवेंद्र अभी भी मंच पर ही था। वो बोला, देवदत्त हमारे राज परिवार का गौरव है। हालांकि आज हमें उसकी उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज शिष्य मूल्यांकन दिवस है। इसलिए सभी शिष्यों को डेथ मैच के लिए एक गुलाम को चुनना होगा। अगर आप अपने डेथ मैच में गुलाम के खिलाफ जीत जाते हैं तो विजेताओं को अगले साल शक्तिवर्धक औषधियों की दुगनी मात्रा दी जाएगी। इसके अलावा विजेताओं की मासिक छात्रवृत्ति यानी शिष्यों के प्रशिक्षण में लगने वाले धन पर माफी भी दुगनी हो जाएगी। डेथ मैच के विजेताओं को दिए जाने वाले कई आकर्षक पुरस्कारों के बारे में सुनकर सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। वहीं दूसरी तरफ सभी गुलाम बेहद उदास दिख रहे थे, क्योंकि जितने बड़े पुरस्कार होंगे डेथ मैच उतना ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पुरस्कार के लालच के कारण सुंदरनगर के सभी शिष्य और भी निर्मम हो जाएंगे। वैसे तो गुलामों के बचने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन अब वो मौका और भी कम होता दिखाई पड़ रहा था। यजुवेंद्र वायुपुत्र अपना भाषण समाप्त करने के बाद अपनी ऊंची कुर्सी की ओर चला गया। वहीं बालकांत मंच के कोने में खड़ा था और सभी गुलामों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। लेकिन जब उसकी नजर नील पर गई तो उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, लड़के, आज तुम मारे जाओगे। इसके बाद बालकांत ने मंच पर आकर घोषणा की, अब सभी शिष्य अपने कैदी सहायकों का चयन करना शुरू कर सकते हैं। डेथ मैच के लिए सबसे पहले प्रतियोगी होंगे राजदत्त वायुपुत्र, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े बेटे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राजदत्त ने राजकुमारी मणिकर्णिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजकुमारी, अब मुझे चुनौती के लिए जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी क्षमता से संतुष्ट होंगी। इतना कहने के बाद उसने अखाड़े की ओर छलांग लगा दी। अपने पिता यजुवेंद्र को प्रणाम करने के बाद वो अपना प्रशिक्षण सहायक चुनने के लिए मुड़ा। उसके कहने का क्या मतलब था? इधर राजकुमारी मणिकर्णिका राजदत्त की कही बात समझने की कोशिश कर रही थी। जवाब में वृकोदर ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, शायद उसे लगता है कि आप उसकी वीरता पर मोहित हो जाएंगी और उससे विवाह करने को राजी हो जाएंगी। राजकुमारी चौंक गई। विवाह? और उससे? पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। कोई लड़की उनसे दो बातें क्या कर ले, वो उससे विवाह के सपने सजाने लगते हैं। राजकुमारी ने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा। इधर अखाड़े में आकर राजदत्त की नजर नील पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उन दोनों की निगाहें मिली तो नील के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 महीने पहले उसने बालकांत को पीटा था। उस वक्त नील ने सोचा था कि राजदत्त तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नील को यह बात अब समझ में आई कि राजदत्त इतने समय तक क्यों शांत था। राजदत्त शिष्य मूल्यांकन दिवस का इंतजार कर रहा था। उसने डेथ मैच के लिए नील को अपने प्रशिक्षण सहायक के रूप में चुनने की योजना बनाई थी, ताकि वो बिना किसी के संदेह को बढ़ाए नील वायुपुत्र को मार सके।
नील इस बात को समझकर राजदत्त से लड़ने की तैयारी में मन ही मन खुद का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन तभी आश्चर्य की बात यह हुई कि राजदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने नील के पीछे खड़े एक मजबूत आदमी को चुना। नील के चेहरे पर एक हैरानी भरी शिकन उभर आई। सुंदरनगर ने हाल ही में इस मजबूत अधेड़ उम्र के मजबूत गुलाम को खरीदा था। हालांकि वो एक कैदी था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी गंभीर या आंतरिक चोट नहीं थी। वो मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। नील ने अनुमान लगाया कि वो आदमी अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका है। एक बार जब राजदत्त ने अपना लक्ष्य चुन लिया तो अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भी कोई संकोच नहीं किया और वो तुरंत ही अखाड़े में कूद गया। उसकी आंखें उग्रता से चमक उठी। आज तक डेथ मैच में कोई भी गुलाम जिंदा नहीं बच पाया था। प्रशिक्षण सहायक के लिए लापरवाही का मतलब मौत हो सकता है, इसलिए चुपचाप मौत की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी पूरी ताकत से लड़ना ही बेहतर था। किसी भी प्रशिक्षण सहायक के बचने की संभावना को बढ़ाने का बस यही एकमात्र तरीका था। ऐसी ही आक्रामक सोच के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले हमला करने की योजना बनाई। वो अपनी पूरी ताकत से राजदत्त की ओर बढ़ा। उस अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर काफी मजबूत था और वो एक उग्र बैल की तरह अखाड़े में आगे बढ़ने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि अखाड़े पर बिछी रहस्यमय चट्टान तेज गर्जना की आवाज करने लगी, मानो कि टूट ही जाएंगी। राजदत्त, जो अपने हाथ से निकलती नीले रंग की रोशनी के साथ खड़ा था, एक पल के लिए चकित हो गया। वो अपने प्रतिद्वंद्वी की खुद तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके हाथ एक जानलेवा मुक्का मारने के लिए कस चुके थे। जब अधेड़ उम्र का आदमी राजदत्त के पास पहुंचा, तब राजदत्त ने तुरंत ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया और राज परिवार की खास नंदी सहस्त्र मुष्टिका से उस व्यक्ति पर प्रहार किया। नंदी सहस्त्र मुष्टिका का असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन यह अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त था और अब वो सहायक राजदत्त को नहीं मार पाया। तो एक पल के लिए वो निराशा में दहाड़ा और फिर घूमा और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया, इस बात से अनजान कि वो घायल हो गया है। उस आदमी ने फिर से हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसके शरीर से 5 धीमी आवाजें आती सुनाई दी। तुरंत ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर 5 जगहों से खून बहने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था, मानो उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जब उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो केवल गुर्राने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अधेड़ उम्र के सहायक ने तड़प तड़प कर वहीं सबके सामने दम तोड़ दिया। एक तगड़े स्वस्थ आदमी को मारने के लिए राजदत्त को केवल एक मुक्के की जरूरत पड़ी। मुकाबला देख रहे सभी बच्चे खुशी से झूम उठे, यहां तक कि कुछ दर्शक तो तालियां बजाने लगे। लेकिन इतने सारे शोर के बीच किसी ने नगर के मुट्ठी भर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जो उदास नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे के रूप में राजदत्त की अपनी प्रतिष्ठा थी। सभी जानते थे कि बचपन से ही वो तरह तरह की शक्तिशाली औषधियों से अपने शरीर को मजबूत बनाता आ रहा है। अब स्वाभाविक तरीके से तो ऐसी प्रकृति इतनी तेज नहीं हो सकती थी, इसलिए ऐसी शक्ति अर्जित करने का एकमात्र यही तरीका हो सकता है कि राजदत्त ने दूसरी स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली खा ली है। भृगु ऋषि द्वारा दी गई दिव्य गोलियों में से एक तो देवदत्त पहले ही खा चुका था, इसलिए यही एकमात्र बची हुई गोली थी और अब उसे भी राजदत्त खाकर हजम कर चुका था। नीलवायु पुत्र ने इस पर विचार करते हुए निराशा में अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसके चाचाओं ने बहुत सारे घृणित कार्य किए थे। सुंदरनगर में सैकड़ों वर्षों में किसी ने भी इन 2 जादुई गोलियों को खाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही उसके चाचाओं ने दिव्य गोलियां आपस में बांट ली थी। जब नील ने पहली बार सुना था कि देवदत्त ने पहली गोली खा ली है तो उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा था, लेकिन अब नील को इस बात से ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई कि राजदत्त ने आखिरी जादुई गोली भी खा ली है। नील को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तरह से नुकसान में है, क्योंकि उसने महसूस किया कि जादुई गोली का जो भी प्रभाव था, ठीक वही प्रभाव देवीय देहशोधन तकनीक का भी था, या शायद उसका प्रभाव गोलियों से भी बेहतर है। नील ने यह सुनिश्चित किया था कि वो अपने शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रख सके,
जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर अब पहले से भी बेहद ताकतवर था और अब वो जादुई गोलियां नील के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। नील ये सोच रहा था कि तभी बालकांत की आवाज सुनाई दी। पहले डेथ मैच के विजेता राजकुमार राजदत्त हैं। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नील अपनी सोच से बाहर आया। इतने में राजदत्त ने अपना हाथ मजबूती से हवा में उठाया और मंच पर खड़े बालकांत की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, मैं अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूं। बालकांत इस विचार पर गुप्त रूप से प्रसन्न था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने का समय आ गया है। तो क्या होगा आगे? क्या अब राजदत्त नील को अपने डेथ मैच के लिए चुनने जा रहा है? क्या वो इस बार नील को मारने के मंसूबे में कामयाब हो पाएगा, या फिर नील की असली शक्ति सबके सामने प्रदर्शित हो जाएगी?